कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल माला की लास्ट एपिसोड। आज हम उसका पार्ट नंबर 5 शुरू करेंगे। लेकिन बैरबल ऐसे इसको कैसे छोड़ सकता है? वो इसकी बीवी है। इसे एक दफ़ा सुजैन से बात करनी चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए या वजाहत मांगनी चाहिए। इस चीज़ के बाद वो साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते, मुझे मालूम है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बैरबल को इसके साथ रहना चाहिए, लेकिन इसको एक दफ़ा अपनी बीवी से बैठ के बात करनी चाहिए। आखिर इन दोनों ने शादी की है, वो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बीवी है। तुम जानती हो ये शादी कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? बैरबल की डिस्प्रेशन और सुजैन का लालच। अगर ये शादी ख़त्म हो रही है तो बैरबल को चाहिए कि जितनी जल्दी हो इसे ख़त्म कर दे ताकि वो इस चीज़ से निकले। मगर ये शादी है माहिर। जब इंसान शादी करता है तो मियाँ बीवी मिल के एक खैमा लगाते हैं। फिर इस खैमे की मेखें ज़मीन में इतनी मजबूती से गाड़े जाते हैं कि भले आंधी आए या तूफ़ान, इन्हें अपने खैमे को उड़ने नहीं देना होता। बाहर जो कुछ होता रहे, बर्फ़बारी आए या कोई जंग छिड़ जाए, मियाँ बीवी अपने खैमे को तबाह होने से बचाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में से एक अगर आंधी के पहले ही झोंके पे खैमा छोड़ के चला जाएगा तो ये कमिटमेंट तो ना हुई ना। कम अज़ कम इससे बात तो करता, इसकी बात तो सुनता। वो अफसोस से कहती बाहर देखने लगी। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो हाईवे पर एग्जिट ले रहा था। माला के पूछे बिना बताया फ्यूल डलवाना है। चंद मिनट तक कार फ्यूल स्टेशन पर रुकी रही। वो बाहर निकल गया। फिर फ्यूल भरवा के वो माला की खिड़की की तरफ आया और उंगली से इस पर दस्तक दी। वो जो सर पीछे टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी, चौंक के उठी। फिर शीशा नीचे किया। काफ़ी पियोगी? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। वो सीट बेल्ट खोलने लगी। फिर बाहर निकलकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो इसके कोट के साथ माहिर का कोट भी रखा था। इससे पहले कि वो माहिर के कोट को पकड़ के हटाती, वो तेज़ी से आगे बढ़ा। मैं कर देता हूँ। जल्दी से अपना कोट साइड पे किया और इसका कोट उठा के इसे दिया। मैं सिर्फ अपना बैग ले रही थी। वो इसके एकदम से आगे बढ़ने पे बेख्तियार पीछे हुई। माहिर ने झुक के इसका बैग निकाला और इसके हाथ में दिया। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कॉफ़ी शॉप की जानिब बढ़ गई। अलबत्ता माहिर ने अपने कोट को दोबारा से तय किया और सीट के दूसरे किनारे पर रख दिया ताकि वो माला के कोट से दूर रहे। फिर इसके पीछे आया। जब तक वो कॉफ़ी शॉप के अंदर पहुंचा, वो कॉफ़ी का ऑर्डर दे चुकी थी। वो इसके साथ आ खड़ा हुआ, पेमेंट की, और जब बारिस्ता ने दोनों कप इनके सामने रखे और माहिर ने अपनी कॉफ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो माला ने इसके कप पर हाथ रख दिया। इसने चौंक के माला को देखा। सर पे सफ़ेद टोपी पहने वो संजीदा सब्ज़ आंखों से इसे देख रही थी। क्या है, तुम ये कॉफ़ी पूरी ख़त्म करोगे ना? गिराओगे तो नहीं ना बचाओगे? इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। बस मैम। वो इन्हीं गिला अमेज़ नज़रों से इस काफ़ी स्नोब को देखे गई। हाथ अभी तक काफ़ी कप के सामने रुकावट बना हुआ था। नहीं गिराऊंगा। माहिर को फिर से तसल्ली देनी पड़ी। तब इसने अपना हाथ हटाया। बिना कोट के चंद लम्हे के लिए निकलने पर भी थर्मल और स्वेटर की तहें पहनने के बावजूद इसे शदीद सर्दी लगने लगी थी। इन्हें वापस कार में बैठना था। काफ़ी वैसी ही थी जैसी किसी फ्यूल स्टेशन की काफ़ी मशीन की हो सकती है। ड्राइव करते माहिर के कप में काफ़ी की सतह थोड़ी ही नीचे हुई थी जब इसके चेहरे पर नापसंदीदगी उतरने लगी। अलबत्ता किन अखियों से माला का चेहरा देखा जो बार बार इसके कप को देखती और फिर सामने देखती अपना घूंट भरती थी। इसे यह ख़त्म करनी थी। वो इसका मूड दोबारा ख़राब होने का रिस्क नहीं ले सकता था। बादल नाख्वास्ता इसने बड़े बड़े चंद घूंट भर के वो कड़वा स्याह माया अपने अंदर उतारा। साफ खामोशी से जारी था। अब कार के एक तरफ पानी दिखाई देना शुरू हो गया था। अलबत्ता आबादी अभी कोई आसार नहीं था। फिर से बताओ, हम अगवा क्यों जा रहे हैं? हम अगोह क्यों जा रहे हैं? वो खिड़की से बाहर पानी को देखती पूछने लगी। वहाँ एक बूढ़ा कपल रहता है जो टेपेस्ट्री बनाते हैं। माला ने चौंक के से देखा। टेपेस्ट्री? माहिर अस्बाद ने सर हिलाया। हलाल को भी इन्होंने ही सिखाई थी। हम छुट्टियों में यहाँ आते थे। वो शीशे के कपड़े से टेपेस्ट्री और पेंटिंग्स बनाते हैं। ये अगोह मशहूर कपड़ा है जो हाथ से बुना होता है और इसमें समंदर की खुशबू आती है। इंटरेस्टिंग। वो सामने देखते हुए मुस्कुराई। इनके पास एक टेपेस्ट्री है घोड़ों की, मुझे वो बहुत पसंद है। वो शीले के कपड़े पे हाथ से बनी हुई है। मैं इसको करमजी इमारत में अपने ऑफिस में रखना चाहता हूँ, लेकिन वो किसी कीमत पर मुझे ये देने पर तैयार नहीं है। और तुम चाहते हो कि मैं इनको कन्वेंस करूं कि वो तुम्हें ये टेपेस्ट्री दे दें? क्या तुमने पैसे ऑफ़र करने की कोशिश नहीं की? जवाब में माहिर ने जैसे बुरा मान के उसे देखा। हर चीज़ पैसे से नहीं ख़रीदी जा सकती कशमाला खानम। इस टेपेस्ट्री के साथ इनकी जज्बाती वाबस्तगी है। कशमाला ने इस्बात में सर हिलाया। ओके, मुझे कुछ बताओ इनके बारे में। वो दोनों कौन हैं? वो अगो का एक खूबसूरत घर था। कासिम पत्ती के फूलों से मजीन बागीचा, पथरीली रोश, इख्तिताम पे जीने और फिर दरवाज़ा। चौखट पे बेलों की आराइश थी। अंदर जाओ तो लकड़ी का एक लॉन्ग रूम बना था जिसकी ऊंची खिड़कियों के पर्दे हटे थे और एक आराम कुर्सी पर कतरे भारी सी औरत यूँ बैठी थी कि पैरा तो मन पर रखे हुए थे
हाथ में ऊन की सलाइयाँ थी और नाक पे ऐनक लगाए वो उंगलियों को सुस्त रवि से घुमाती ऊन के स्वेटर बुनती जा रही थी। बाब कट बाल सिल्की और सफ़ेद थे और कानों में मोटी मोटी सोने की बालियाँ थीं। वो गाहे बगाहे निगाह उठा के नीली आंखों से घड़ी को देखती थी। फिर पीछे किसी को कहीं से आवाज़ दी। माहिर अभी तक नहीं पहुंचा। पीछे किचन से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दे रहा था। ड्रेस पैंट और शर्ट पर स्वेटर पहने वो धीरे धीरे चलता 2 कप उठाए हुए था जिनसे भाप उड़ रही थी। हाथों में लर्जिश थी। इनकी गर्दन उम्र रसीदगी के बायस कदरे झुकी हुई थी और बाल अपनी बीवी की निस्बत अड़े हुए थे। आम तरकिश मर्दों के बरक्स वो बिल्कुल क्लीन शेव था। लॉन्ग रूम में आते हुए घड़ी पे एक निगाह डाली, फिर सर दाएं से बाएं हिलाया। नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। सामने खिड़की के साथ एक 4/5 फुट का फ्रेम रखा था जिसके ऊपर मोटी सफ़ेद चादर डाली थी। आगा और बानो वो आर्टिस्ट लोग हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं और एक ज़माने में शीले के कपड़े को एक्सपोर्ट करते थे। इन्होंने बहुत से वर्कर्स रखे हैं जो दरिया के किनारे चौक दर चौक खड़े आज भी हाथों से शीले का कपड़ा बुनते हैं। आगा के हाथ में रशा है जिसके बाद इसे एक टेपेस्ट्री बनाने में कई महीने लग जाते हैं, इसलिए इनकी हर टेपेस्ट्री इनके लिए बहुत कीमती होती है। फिर तुम्हें इनसे इनकी टेपेस्ट्री नहीं लेनी चाहिए। माहिर ने मज़ीद बुरा मान के इसे देखा। तुम किसकी साइड पे हो? माला ने शाने उचका दिए और खिड़की से बाहर देखने लगी। सूरज कहीं बादलों के ऊपर से चमकने की कोशिश कर रहा है और सुरमई दिन में हल्का सा सुनहरीपन अच्छा लग रहा है। अलबत्ता मुकम्मल तौर पे धूप नहीं निकली। कार इस बल खाती सड़क पर आगे बढ़ रही थी जब वो खनखारा। वो जब तुमने कहा खैमा लगाने के बारे में, ख्वाह इसने नहीं कहा, कहीं पड़ा था। वो गर्दन पूरी मोड़े बाहर देखेगी। जो भी था, क्या तुम खुद भी इस पे यकीन रखती हो? किस पे? यही कि शादी एक खैमा लगाने की जैसी होती है, वो खैमा जिसको तूफ़ान और आंधी में थाम के बैठना होता है। माला ने चेहरा पूरा मोड़ के इसे संजीदगी से देखा। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? स्टीयरिंग पर जमे माहिर के हाथों की रंगी मज़ीद तन गई। क्या तुमने कभी दोबारा इस खैमे को लगाने की कोशिश नहीं की? माला ने चेहरा विंडो स्क्रीन की जानिब मोड़ लिया। चल लम्हे खामोश से गुजरे। ऐसी खामोशी के माहिर को लगा वो जवाब नहीं देगी। और फिर क्या था? इसने चौंक के माला को देखा। वो आम से अंदाज में सीध में सड़क को देखते हुए कह रही थी, चंद एक दफ़ा मुझे माही ने और कुछ फ्रेंड्स ने मिलवाया, कुछ लोगों से, अच्छे पढ़े लिखे हाई अचीविंग मर्द, अच्छी फैमिलीज़ के। इनमें से एक वैनकूवर में इन्वेस्टमेंट बैंकर था और इनमें से मुझे इट्स ओके। वो जल्दी से बोला, इसका जैसे हलक तक कड़वा हो चुका था। माला ने बात वहीं छोड़ दी, चेहरा मोड़ के खिड़की के बाहर देखने लगी। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। ऐसी खामोशी के माहिर को लगा वो जवाब नहीं देगी। और फिर क्या था? इसने चौंक के माला को देखा। वो आम से अंदाज में सीध में सड़क को देखते हुए कह रही थी, चंद एक दफ़ा मुझे माही ने कुछ और फ्रेंड से मिलवाया। माला ने बात वहीं छोड़ दी, चेहरा मोड़ के खिड़की के बाहर देखने लगी। कार के अंदर अब के जो खामोशी छाई, इसमें शदीद तनाव था। इसने गलत सवाल पूछ के गलत जवाब सुन लिया था। फिर तनाव धीरे धीरे कम होता गया। वो छोटी मोटी बातें करते आए। इस तरफ कौन सा इलाका है? ओहो, धूप निकल आई है। इस शख्स ने ऐसा लिबास क्यों पहन रखा था? कितना रास्ता रह गया है? यहाँ तक कि आबादी दिखाई देने लगी। वो 2 दरियाओं के दरमियान बना शहर था। अगो का मैनी भी 2 दरियाओं के दरमियान था। पानी के किनारे माचिस की डब्बियों जैसे बहुत से ऊंचे ऊंचे घर बने थे। इस शहर में तकरीबन हर शाही पानी के किनारे थी। माहिर ने कार रोकी तो वो बाहर निकली। अपना कोट निकाला, इसे पहना, टोपी ठीक से सर पर जमाई और फुर्सत से इतराफ़ का जायज़ा लिया। वो सड़क किनारे एक ऐसी गुजरगाह के करीब थे जिसके आगे पानी था और एक जानिब लंबी रोश बनी थी जिस पर जगह जगह मेज़ कुर्सियाँ रखी थी और रंग बिरंगे लालटेन ऊपर से लटक रहे थे। इसे यूं ही बिलत याद आया, यहाँ रहते हैं वो दोनों। हैरत से माहिर को देखा क्योंकि वो किसी घर की तवक्का कर रही थी। नहीं, पहले हम लंच कर लें। माला ने पूरी आंखें खोल के से देखा। हम इनसे मिलने आए हैं या लंच करने? इनसे मिलने आए हैं, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था। सिर्फ वो काफ़ी पी थी जो बहुत मुश्किल से फ्यूल स्टेशन की काफ़ी की शान में कुछ कहने से ख़ुद को रोका। और जो लोग मुझे टेपेस्ट्री देने पर तैयार नहीं हैं, तुम्हारे ख्याल में वो कुछ खिलाएंगे? कचमाला ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया और मेज़ों की जानिब बढ़ गई। वो कार को लॉक करता तो इसके पीछे हो लिया। मैंने जो तुमसे पूछा, कार में वो दोनों आमने सामने लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। ऊपर रंग बिरंगे कमकमे लटक रहे थे और सामने पुरसुकून पानी बह रहा था। यहाँ पानी नदी की सूरत बहता था। इसके दूसरे पार भी ऐसी ही मेज़ों की कतार थी और कोई दूसरा रेस्टोरेंट भी नहीं था। दोनों के दरमियान प्लेट्स रखी थी जिनमें मछली और चंद चटनियों की नन्ही कटोरियाँ थी। 7 ब्रेड के टुकड़े, गर्म मछली, ठंडी ब्रेड थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तब भी मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। वो कोहनियाँ मेज़ पर रखे लुकमा लेते हुए इस अंदाज में कह रहा था। वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। मैं तो बताने को तैयार थी, तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। मैं इन आदमियों की तफसील नहीं पूछ रहा था जिनको कभी तुमने इस काबिल समझा कि तुम इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो।
सफ़ेद टोपी और सब आंखों वाली लड़की मुस्कुरा के इसे देख रही थी। माहिर के पीछे नदी की सूरत पानी बह रहा था। धूप इसकी पुश्त पे थी। हमेशा की तरह वो धूप और माला के दरमियान था, किसी आड़ की तार, किसी आड़ की तरह। मैं ये पूछ रहा था, क्या तुम्हारे अंदर दोबारा इस खैमे को लगाने का हौसला है? माला की मुस्कुराहट मदम हुई। इसने बहुत गुस्से से देखा। आंखें अलबत्ता माहिर पे जमी थी। तुम जानते हो मैं किस तकलीफ़ से गुजरी हूँ। ये भी जानते हो कि मैंने पहली शादी कितनी उम्मीद से की थी, जैसे हर लड़की करती है, लेकिन वो नहीं चल सकी। इसके बाद दोबारा ये कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ुद को तैयार करना। लेकिन यही फ़र्क होता है मर्दों और औरतों में। माहिर ने चौंके से देखा। ब्रेड तोड़ती उंगलियां थम गई। औरत भले कमिटमेंट के लिए तैयार ना हो, लेकिन इससे कोई भरोसे के काबिल मर्द मिले तो वो ख़ुद को तैयार कर लेती है। लेकिन मर्द जब तक तैयार नहीं होते वो कमिटमेंट नहीं करते, चाहे सामने दुनिया की खूबसूरत लड़की ही क्यों ना हो। और जब तैयार हो जाएं तो पहले ही दस्तयाब लड़के से शादी कर लेते हैं, चाहे वो जैसी भी हो। जैसे बैरबल, जब वो तैयार था तो इसने सोजी से, नहीं माहिर, मैंने बैरबल की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम तैयार नहीं थे जब तुम लाहौर छोड़ के आए थे। दरिया किनारे रंगीन कमकमों के दरमियान एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हर चीज़ इतनी पेचीदा नहीं होती। अगर तुम इस वक्त कुछ कहे बिना लाहौर छोड़ के ना जाते, लेकिन तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे अपना सच बता सको। अगर तुम मुझे अपने मुंह से सच बता देते तो आज हम इधर ना होते, या कम अज़ कम मैंने तुम्हारी बात सुनी होती। ज़्यादा के मामले में वो अफसोस से कह रही थी, सारा कसूर मेरा है क्या? नहीं, मेरा भी है। गलत शख्स पे भरोसा किया, जिस पे करना चाहिए था उस पर नहीं कर सकी। इसने झरझरी लेकर सर दाएं बाएं हिलाया। वो इसी तरह से देख रहा था। अब कर सकती हो भरोसा? माला ने आंखें उठा के इसे देखा। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में कोई तासुर नहीं था। हाँ ठीक है, मैं लाहौर छोड़ गया था, लेकिन तुम इस्तांबुल छोड़ के नहीं गई। हालांकि तुम्हारे पास बदर का ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी था। शायद इसको लगा था कि इस बात पे वो हैरान हो जाएगी, या शायद शर्मिंदा। अलबत्ता वो इसी संजीदगी से इसे देखेगी। मैं कैसे छोड़ के जा सकती थी, जबकि अभी हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई थी। वो गुफ्तगू जो तुमने पुलिस स्टेशन के बाहर शुरू की थी। माहिर का सांस एक लम्हे के लिए थम गया। ओह, तो वो इतने दिन से इसके गुफ्तगू मुकम्मल करने की मुंतज़र थी। वो इसके जवाब का इंतज़ार करता रहा। वो धीरे से पीछे को हुआ, बॉक्स से चंद टिशू खींच के निकाले, हाथों और नाखूनों को खाम खा रगड़ के साफ़ करने का लगा। फिर निगाह उठा के इसे देखा तो वो इसी संजीदगी से इसे देख रही थी। पुलिस स्टेशन के बाहर मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम इस शहर में ठहर सकती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ज़िंदगी दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हें हर चीज़ अकेले करनी पड़ेगी? हर मर्द इस एक मर्द की तरह नहीं होता जिसको तुमने अपनी ज़िंदगी का पैमाना बना लिया। मैं जानती हूँ कि हर मर्द इस जैसा नहीं होता। तुम ये भी जानती हो कि मैंने कभी तुमसे मूव ऑन नहीं किया, कोशिश के बावजूद नहीं कर सका। ज़ारा से शादी कर रहा था किसी और वजह से, मगर तुम्हारे बाद ज़िंदगी में कोई नहीं आया, और अब मुझे लगता है कि कोई आ भी नहीं सकेगा। वो कह रहा था और वो बस इसको देख रही थी। इसके पीछे से आती धूप का रास्ता रुक गया था। सिर्फ वो था, ऊपर नीचे लटकते कमकमे थे और नदी जैसा पानी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मसले हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर तुम इस शहर में रह जाओ मेरे लिए, मेरे साथ, तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ज़्यादा कभी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, या बदर से जुड़े तमाम अंदेशे दूर हो जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसने दोनों मुट्ठियाँ मेज़ पर रखीं और आगे को हुआ। मैंने और तुमने अपनी अना में, गुस्से में, गलत फहमी में बहुत सा वक्त ज़ाया किया है, लेकिन मेरे साथ तुम अकेली नहीं होगी। जो खैमा हमने लगाना है वो हम एक साथ लगाएंगे। मैं ये वादा नहीं करता कि कभी कोई आंधी नहीं आएगी या तूफ़ान हमसे नहीं टकराएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तुम्हें और बदर को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। मैं जानता हूँ मेरी बहुत सी चीज़ों से तुम्हें बहुत से मसले हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पर तुम कभी शक नहीं कर सकती वो मेरी फीलिंग्स हैं। ये पहले दिन से अब तक नहीं बदली। हालांकि दरमियान में तुमने बहुत से मौक़ों पे मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाया, बहुत हर्ट भी किया और मायूस भी। बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं कशमाला मुबीन से मूव ऑन कर जाऊँ। मैंने तुम्हारी सारी बुरी बातें याद की, और हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत सी बुरी बातें हैं जिनमें मैं सबसे सहरे फहरिस्त तुम्हारा ज़िद्दीपन है, और दूसरों को बिल्कुल शट आउट कर देना। तुम हमेशा जगह छोड़ के चली जाती हो। तुम्हें कन्फर्ट करने से ज़्यादा फ़रार बेहतर लगता है, और यही बुरी बातें मेरे अंदर भी हैं। मैंने भी बहुत दफ़ा यही किया है। इस सब के बावजूद मैं ये जानता हूँ कि कोई मुझे तुमसे ज़्यादा समझ नहीं सकता, और तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। तुम्हें मुझसे अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने कभी किसी के ऊपर दोबारा भरोसा करना ही है, तो तुम्हें लगता है कि तुम ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहती हो, तो क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो? इसको देखती माला की सब आंखों में पानी भरने लगा। इसके होंठ बंद थे। कि तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जिस पे भरोसा किया जा सके? माला इस तरह इसे देखेगी, कुछ नहीं बोली। तुम्हारे ख्याल में मैं कौन हूँ, कैसा इंसान हूँ? माहिर की आवाज़ में अब ज़ख्मीपन था।
वो जैसे तकलीफ़ से पूछ रहा था वो क्या कहेगी। क्लासिक मैनिपुलेटर, झूठ और सच को गलत मलत करने का वाला फरेबकार इंसान, वो क्या कहेगी इसके बारे में, वो क्या राय रखती है इसके लिए, और वो कुछ कह क्यों नहीं रही थी। माला ने पल के झपकी, बहुत से आंसू अंदर उतारे, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। हमें वापस भी पहुंचना है माहिर, चलो। वो बैग उठा के उठ खड़ी हुई। माहिर ने चेहरा उठा के इसे देखा। वो इसको नहीं देख रही थी, कुछ था जो इसके अंदर डूब के उभरा। फिर इसने सर हिला दिया, खामोशी से चाबी उठाई और कुछ कहे बिना कार की तरफ चल दिया। गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहती थी और इस दफ़ा वही गुफ्तगू अधूरी छोड़ रही थी। अब वो दोबारा इस गुफ्तगू को कैसे शुरू करेगा। कासिम पत्ती के फूलों से मज़ीद बागीचा इनका मुंतज़िर था। धूप निकली हुई थी, अलबत्ता ठंड इतनी थी कि इस बागीचे में बैठना नामुमकिन था। वो दोनों लकड़ी के लॉन्ग रूम के अंदर लेदर के सोफे पर साथ साथ बैठे थे। इनके सामने ऊंची कुर्सी पर बैठी भारी भरकम छोटे सफ़ेद बालों वाली बानो बैठी हुई थी। इनको देख के सलाइयाँ और ओन गोद में रख लिया था। ऐनक उतार दी थी और एक्सरे करती निगाहों से पहले माहिर को देखा, फिर माला को, सर से पैर तक, फिर माहिर को। वो इसी तरह मुस्कुराए दिया। कैसी हैं आप? टेपेस्ट्री के लिए आए हो? अब्रू उठा के पूछती बूढ़ी बानो का चेहरा सपाट था, ना मुस्कुराहट थी ना कोई खफकी। माहिर ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। वो अपनी बिजनेस स्माइल चेहरे पर सजाए हुआ था। ये माला है, इसने तारुफ करवाया। माला ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिलाया। बानो रस्मी सा मुस्कुराई, फिर वापस माहिर को देखा तो मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली। और इसको अपनी वकालत करने के लिए साथ लाए हो? वह हनूज़ मुस्कुरा रहा था। माला ने अपना कोट उतार दिया था, अलबत्ता माहिर गरम लॉन्ग गिल्टी एज चार्ज रोम के बावजूद अपने लंबे कोट में मलबूस था। खुश आमदीद माला। बूढ़ा आदमी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ तो ट्रे हाथों की कपकपाहट के बाद हल्की हल्की हिल रही थी और प्यालियाँ छिनक रही थीं। माला तेज़ी से इन्हें और इनसे ट्रे लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया और बदक झुक के ट्रे मेज़ पर रखी। इसमें चाय की प्यालियाँ थी और कपकपाहट के बाद ज़रा सी चाय बाहर गिरी हुई थी। बानो ने अफसोस से आगा को देखा, फिर प्यालियों को। आगा किसी आदत की तरह एक टिशू बॉक्स की तरफ झुका। बदिक 3 टिशू निकाले और पर्चों के किनारों को साफ़ किया। फिर टिशू डस्टबिन में डालने गया। बानो की निगाहों ने तब तक इसका ताक़ुब किया जब तक वो साथ रखी कुर्सी पर आके बैठ नहीं गया। अब वो दोनों बूढ़े इनके सामने एक जैसी कुर्सियों पर खामोशी से बैठे थे, लेकिन ऐसी खामोशी जिसमें बहुत सा सुकून था। अब दोनों कितने अरसे से साथ हैं? माला ने दिलचस्पी से इनको देखा था और माहिर ने से बानो हल्का सा मुस्कुराई। 45 साल से हमारे बच्चे अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, शादियों और अपने बच्चों में मसरूफ़ होकर जा चुके हैं। छुट्टियों और त्यौहारों में आते हैं। एक केयरटेकर है जो हमारा ख्याल रखती है। अबरू से किचन की तरफ इशारा किया जहाँ से खटपट सुनाई दे रही थी। अब दोनों को साथ देखकर कुछ था जो इसके चेहरे पर लहराया था। वो मुस्कुरा दी। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हालांकि इस मुल्क में लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं एक लंबा अरसा इंग्लिश टीचर रही हूँ। बानो मुस्कुरा के बोली। इनका लहजा बरतानवी अंग्रेज़ी के जैसा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी ने आपको वो कौन सा सबक दिया है जो आप हर एक को देना चाहेंगे? जवाब में बानो की आंखों में सोगवारियत उतरी। ज़िंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है, वो जैसे सांस रोकते सुने गई, कि कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। लकड़ी के लॉन्ग रूम में एक उदास सी खामोशी छा गई। फिर माहिर खनखारा, जैसे ये टेपेस्ट्री, ये भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। वो मुस्कुरा भी रहा था। बानो ने इसे तीखी मुस्कुराहट से इसे देखा। और हम ये तुम्हें क्यों दे दें? ताकि तुम इसको अपने दफ्तर में टांग के भूल जाओ। हाँ, तुम्हारा कोई फॉरनर मेहमान आएगा तो तुम फ़ख्र से 2 मिनट के लिए रुक के इससे कहोगे कि ये शीरे के धागों से बनी है, इनमें से समंदर की खुशबू आती है। फिर तुम इनको बताओगे कि आगोह के शहर में अभी तक लोग हाथ से कपड़ा बुनते हैं। ये कह के तुम दोनों आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे इस चंद सेकंड के फ़ख्र के लिए क्या हम ये टेपेस्ट्री तुम्हें यूं ही उठा के दे दें? माहिर ने गहरी सांस ली, पीछे होकर बैठा, टांग पर टांग जमा ली और सीने पर बाजू लपेट लिए, जैसे इसके बोलने के लिए अब कुछ बाकी नहीं बचा था। आबरू से माला को इशारा किया। बानो और आगा ने एक दूसरे को देखा और फिर इसी दिलचस्पी से कशमाला को चाय की प्यालियों को किसी ने छुआ तक न था। तुम चाहती हो कि हम ये टेपेस्ट्री इसको दे दें, इस रोबोट को, जो किसी दिन अच्छी कीमत मिलने पे इसको बेच भी सकता है? क्या आपने पहले कभी माहिर को कोई टेपेस्ट्री नहीं दी? बानो ने नफ़ी में सर हिलाया। इसने कभी मांगी ही नहीं और अब वो मांग रहा है क्योंकि हमारा आर्ट वर्क कीमती है। इसको अपनी अमारत में लगाने से इसके ऑफिस की शान बढ़ जाएगी, लेकिन माहिर फरीद इस आर्ट को अपने तक महदूद करके रखना चाहता है। और आप क्या चाहते हैं? दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे को देखा और फिर इसे। हम इसको आगोह के म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं ताकि लोग दूर दूर से जब इस शहर में आएँ तो वह इस पेस्ट्री को देखें और इन्हें इससे समंदर की खुशबू आए। माला ने टांग से टांग हटाई, सोफे पे कदरे आगे को हुई।
इस दौरान टेक लगाए बैठे माहिर की निगाहें माला और इस बूढ़े कपल के दरमियान टेनिस बॉल की तरह घूम रही थी। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आप चाहते हैं कि आपके आर्ट की कदर की जाए, इसको बुलाया ना जाए। यकीनन आगोह के म्यूज़ियम में इसको बहुत इज्जत दी जाए। क्या आएंगे वो इसको देखेंगे, इसके साथ लगी प्लेट पर लिखी चंद सतूर पढ़ेंगे। कोई गाइड खड़ा हुआ तो वो इन्हें इसके बारे में मज़ीद आगाही देंगे और फिर वो वहाँ से चले जाएंगे और आपकी पेंटिंग सिर्फ इस छोटे से शहर में आने वाले सयाहों तक महदूद हो जाएगी। बूढ़ी बानो खामोशी और दिलचस्पी से गाल तले उंगलियां रखे माला को देखने लगी। वो भी इसे देख ही रहा था। वो बोलते हुए एक कान के पीछे बाल अड़स रही थी। कान टोपी के छुपा रखा था। बाल सामने से हटे तो इनमें पहनी नन्ही बालियां वाजियाँ हुईं। खिड़की से धूप इस बाली पर लपकी और साथ ही इसकी सब्ज आंखों को सुनहरे रंग में तब्दील करती गई। लेकिन अगर यही पेंटिंग माहिर फरीद के ऑफिस में लगी होगी तो क्या होगा? वो इसी नरमी से कह रही थी। बाली चमक रही थी और वो इसके नीम रुख को देखे जा रहा था। इस ऑफिस में क्या नहीं आते? वक्त गुजारने, खाने पीने और शुगल मेले के लिए लोग इस जगह का रुख नहीं करते, बल्कि वहाँ दुनिया भर से कारोबारी अफराद आते हैं, आते ही रहेंगे। अपनी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब और हाई अचीविंग लोग वक्त ज़ाया करने नहीं आते, किसी मकसद के लिए आते हैं। जब वो इस आर्ट वर्क को माहिर फरीद के ऑफिस में देखेंगे तो वो दीवार पर लगी प्लेट पर दर्ज चंद सतूर नहीं पढ़ेंगे, ना ही वो किसी गाइड से इसके बारे में रटी रटाई बातें दरियाफ्त करेंगे, बल्कि वो माहिर फरीद से इसकी कहानी पूछेंगे। और इस कहानी का सुनाने वाला शख्स माहिर बे से बेहतर कौन हो सकता है, जो कई घंटों की मुसाफत तय करके यहाँ इस आर्ट को आपसे लेने आया है। वरना वो किसी भी कारोबारी शख्स की तरह पैसों का लिफाफा थमा के इसको आराम से उठा के ले जा सकता था। बूढ़े आगा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि बानो ने अपना इस्तखवानी हाथ इसके लरजते घुटने पर रखा। वो पहलू बदल के खामोश हो गया। माहिर ने एक प्याली उठाई, टेक लगाया, घूंट भरते हुए मुस्कुराहट दबाए इसे बोलने सुनता गया। मैं जानती हूँ कि आप माहिर बे को क्या समझते हैं और कुछ गलत भी नहीं समझते। वो माहिर को नहीं देख रही थी, वो इनकी आंखों में देख के कह रही थी कि वही मेहरबान और नरम चेहरा था ना जो इसने ओशन में पहली दफ़ा अपने सामने देखा था जब वो वहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, जब वो कैफ था और वो सिर्फ माला, जब ज़िंदगी इतनी पेचीदा नहीं थी, जब हालात मुख्तलिफ थे। माहिर बे वाकई एक रोबोट है, मशीनी इंसान। इसको पैसे से मोहब्बत है और वो मोहब्बत से और बहुत से फ़ैसले पैसे बचाने या पैसे जमा करने के लिए लेता है। माहिर चीज़ों और इंसानों को मैनिपुलेट भी करता है, हमेशा सच नहीं बोलता और पूरा सच तो शायद कभी नहीं बोलता। माहिर की मुस्कुराहट गहरी हुई। धूप तेज़ हो चुकी थी और इसका नीम रुख से दिखाई देता चेहरा मुकम्मल दमक रहा था। जिस माहिर फरीद को मैं जानती हूँ, इसके अंदर ये सारी मशीनी खुसूसियात मौजूद हैं, लेकिन वो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो मेहरबान भी है और कदरदान भी। वो अपनी बात से फिरने वाला मर्द नहीं है। मैं जानती हूँ कि अपनी सबसे कीमती चीज़ के लिए इस पर भरोसा करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शायद आपके साथ ज़िंदगी ने पहले कुछ ऐसे धोखे किए होंगे कि आप हर रस्सी को सांप समझते हों और दोबारा भरोसा करके भरोसा टूटने की तकलीफ़ नहीं उठाना चाहते। माहिर ने प्याली का हैंडल 2 उंगलियों से थाम रखा था, अलबत्ता इसे होंठों तक नहीं लेकर जा रहा था। निगाहें बस इसी पर जमी थी। लेकिन सारा मसला यह है कि अगर हम सब अपनी अपनी कंफर्ट जोन में बैठे रहें और भरोसा करने का रिस्क नहीं लेंगे तो हम ठहरे हुए पानी की तरह मुतअफ़्फ़न हो जाएंगे। भरोसा तो करना होगा, लीप ऑफ फेथ तो लेना होगा, भरोसा करके एक जिस तो लगानी होगी। अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान मौजूद है जिससे आपको बहुत से गिले रहे होंगे, बहुत मसले भी दरमियान में आए होंगे और आप शायद इसकी हर बात से राज़ी ना हो, तब भी मैं आपसे कहूँगी कि एक इस इंसान पे आप भरोसा करके देख लें। ये आपका दिल नहीं दुखाएगा और ये आपसे क्या वादा भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि माहिर अपने से जुड़े लोगों के मान को हमेशा रखता है, इनकी हिफाजत करता है और इनके लिए जो कर सकता है वो करता है। और अगर कभी ना कभी आपको इस टेपेस्ट्री के लिए किसी पे भरोसा करना ही है तो फिर माहिर फरीद क्यों नहीं। माहिर को लगा एक गीली सी गेंद थी जो इसके हलक में फंस गई थी। शायद वह टेपेस्ट्री की बात कर रही थी, शायद वह टेपेस्ट्री की बात नहीं कर रही थी, लेकिन वह इससे नहीं देख रही थी। वो अभी तक इन दोनों बूढ़ों से कुछ कह जा रही थी, लेकिन जो इसको सुनना था वो सुन चुका था। इसे लगा इसकी अपनी आंखों में पानी आ रहा है, तो इसने टांग से टांग हटाई, उंगली की नोक से इसे साफ़ किया, इतनी महारत से कि कोई इसे देख ना सके। फिर सीधा होकर बैठा और अपनी बिजनेस स्माइल वापस चेहरे पर सजाए गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जा हुआ। बूढ़ी बानो मुस्कुराते हुए सर हिला रही थी। तुम लोग ये टेपेस्ट्री ले जा सकते हो। आगा एक नज़र अपनी बीवी को देखा, वो किसी बात से गैर आरामदेह था। फिर कंधे उचकाए, साथ ही वो सर दाएं बाएं हिला रहा था जैसे वो मज़ीद कुछ नहीं कह सकता था। माला ने मुस्कुरा के इसकी जानिब चेहरा मोड़ा तो वो मुस्कुराया। माला की आंखें भीगी हुई नहीं थी, लेकिन इनमें एक गुलाबीपन था जिसको वो पहचानता था। आगा उठा और झुके हुए कंधों के साथ खिड़की तक आया।
माहिर तेज़ी से साथ खड़ा हुआ और इसके हमरा कपड़े में लिपटी टेपेस्ट्री उठाई। अब वो तीनों माहिर की कार के साथ खड़े थे। ट्रंक में टेपेस्ट्री को एहतियात से रख के माहिर ने ट्रंक बंद किया। वो आगा को मुस्कुरा के अलविदा कहती फ्रंट सीट पर बैठ रही थी। माहिर इसकी खिड़की के पास झुका। मैं बानो को खुदा हाफिज़ कह कर आऊँ। माला ने इस बात में सर हिलाया और सीट बेल्ट पहनने लगी। वो तेज़ कदमों से चलता लकड़ी के जीने अबूर करता अंदर आया। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चटकता था। बानो विंग चेयर पर इस तरह पाँव और नीचे किए बैठी थी। अभी तक इन्होंने सलाइयाँ नहीं उठाई थी। हाथ सोफ़े के हाथ पर जमाए वो मुस्कुरा के इसे आते देख रही थी। वो तेज़ कदमों से चलता इनके करीब आया, फिर दोनों हाथ बाहम मिलाए, सर को खम दिया। बहुत शुक्रिया, ये अच्छी लड़की है, इसको खोना मत। साथ ही बानो ने अपनी लकड़ी की स्टिक उठाई, इसे ऊंचा किया, यहाँ तक कि इसका दूसरा सर माहिर की कोहनी तक पहुँचा। कोहनी को हल्का सा छुआ और फिर स्टिक को मेज़ तक ले गई। मेज़ पर 2 दफ़ा नरमी से इसे मारा। ड्रामा ख़त्म हुआ तुम्हारा, अब पैसे रखो, घूर के कहा था। माहिर ने ताबेदारी से सर को खम दिया। कोट की जेब में से फूला हुआ लिफाफा निकाला और मेज़ पर रखा। थैंक यू, आगा को संभाल लेना। इसके मुंह से कुछ निकलने ही वाला था। बानो ने मुस्कुरा के सर झटका और हाथ से इसे जाने का इशारा किया। क्या वो इन्हीं तेज़ कदमों से चलता बाहर निकल गया? अब आगा बरामदे में खड़ा इनकी कार को पीछे रिवर्स होकर सड़क पर जाते देख रहा था। साथ ही वो सर अफसोस से सर दाएं बाएं हिला रहा था। धोखेबाज, मैनिपुलेटर। साथ ही वो मुस्कुरा भी रहा। वापसी का सफ़र इतना तवील नहीं था जितना सुबह आते हुए लगा था। सरमा का दिन छोटा और जल्द दम तोड़ देने वाला था। रोशनी कम हो रही थी और इनकी कार खामोशी से सड़क पर दौड़ रही थी। जब बाहर देखती माला को एहसास हुआ कि माहिर ने रफ्तार सुस्त कर दी है। इसने चौंक के माहिर को देखा। वो सड़क किनारे एक जगह पार्किंग तलाश कर रहा था। माला कुछ पूछने लगी, फिर होंठ वापस सी लिए। वो जानती थी वो कार क्यों रोक रहा है। वो गुफ्तगू अभी मुकम्मल नहीं हुई थी और माहिर फरीद अधूरी चीज़ों को मुकम्मल करना सीख रहा था। ये ढलान के ऊपर का एक मकाम था। सड़क किनारे एक घना दरख्त था जिसके नीचे चंद पत्थर रखे थे। वहाँ खड़े हो तो चंद कदम दूर से खाई शुरू होती है। नीचे पानी बह रहा था और दाएं जानिब कई मील के फासले पर छोटी छोटी डब्बियों की सूरत आगों के घर दिखाई देते थे जिनको वो अब पीछे छोड़ आए थे। वो चुपचाप दरख्त तले जा खड़ा हुआ था। चल हमें वो कार में बैठी रही, लेकिन वो जानती थी कि वो इसके जवाब का मुंतज़िर था। माला ने सीट बेल्ट खोली, कार से निकली। एक नज़र बैक सीट को देखा जहाँ लापरवाही से रखा कोट अब की दफ़ा माहिर ने नहीं उठाया था। शायद इसे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। इसने अलबत्ता अपना कोट निकाला, पहले से सस रवि से पहना, फिर ऐसे आगे हो गई। टोपी को मज़ीद कानों से नीचे सरकाया और सीने पर बाजू लपेटे इसके पीछे आई। वो वहीं ढलान के किनारे खड़ा दूर नीचे फैली आबादी देख रहा था। वो इसके ऐन साथ थी। इसकी निगाहें भी आबादी पर जमी थीं। उफ़क़ पे सूरज की रोशनी दम तोड़ रही थी और आसमान पे जामनी रोशनाई फैलने लगी थी। क्या तुम टेपेस्ट्री की बात कर रही हो? मैं टेपेस्ट्री की बात नहीं कर रही थी। माहिर ने रुख इसकी तरफ मोड़ा, फिर इसके पैरों को देखा और ढलान के किनारे को। वो बिल्कुल कोने पे खड़ी थी। इसने अबरू से पत्थरों की तरफ इशारा किया और ख़ुद पीछे चला आया। एक पत्थर के किनारे पर बैठा। माला दूसरे पत्थर पर आके बैठी, यूँ के रुख इसकी जानिब मोड़ रखा था। अब वो इसका नीम रुख नहीं देख रहा था, बल्कि वो इसके सामने थी। वहाँ आगा और बानों के घर की तरह धूप नहीं थी, बल्कि जामनी अंधेरा फैलने को बेताब था। इसके बावजूद इससे माला की आंखें अपने लिए इससे पहले इतनी शफाफ नहीं लगी थी। तुम जानते हो मेरा दिल कितनी बुरी तरह टूट चुका है? जानता हूँ, लेकिन मैं दुनिया का वो वाहिद इंसान नहीं हूँ जिसका दिल टूटा है। सबका दिल टूटता है, सब धोखा खाते हैं, सबको बुरे इंसान मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इस खौफ से ख़ुद को ऊंचे किले में महफूज रखने की कोशिश करूँगी कि कहीं कोई फिर से नकब लगा के अंदर दाखिल ना हो सके, तो मैं तो कैद ही हो गई ना। माहिर खामोशी से देखे गया। सर्दी से इसकी नाक सुरख पड़ रही थी और आंखों का गुलाबीपन वापस आ गया था। कुछ लोग खुद को एक बुरे वाक़ये के बाद किले में बंद कर लेते हैं। मैं भी इन लोगों में से हूँ, लेकिन मज़ीद नहीं होना चाहती। मुझे खुद इस किले में से निकलना है, लेकिन मैं हर दूसरे इंसान के लिए ख़ुद को इस किले में से नहीं निकाल सकती। मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदगी में कभी किसी पे भरोसा कर सकती हूँ, चाहे वो माहिर फरीद ही क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी एक इंसान पे मैं दोबारा भरोसा करने की कोशिश कर सकती हूँ तो वो तुम हो। मुझे ये भी मालूम है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम मेरा दिल नहीं दुखाओगे, क्योंकि सब इंसान एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। और माहिर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन माला ने हाथ उठा के इसे खामोश करा दिया। और ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम और मैं तलख नहीं होंगे। अगर हम एक खैमा एक साथ लगाते हैं तो आंधी भी आएगी, तूफ़ान भी होगा, और कभी ना कभी इस खैमे को कोई जलता हुआ अंगारा छू के आग भी लगाने की कोशिश करेगा। हर इंसान दूसरे का दिल कभी न कभी दुखा देता है, तलख बातें बोल देता है। एक वक्त आता है जब हम इंसान एक दूसरे से बेजार भी हो जाते हैं। ये भी मालूम हो मुझे कि तुम मुझसे हमेशा सच नहीं बोलोगे, क्योंकि सारे मर्द कहीं ना कहीं झूठ ज़रूर बोलते हैं। ये भी जानती हूँ कि तुम जितना भी कह लो, तुम हमेशा मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकते, ना ही तुम मेरी ज़िंदगी के बाकी प्रॉब्लम हल कर सकते हो। वो ठहर ठहर के बोल रही थी।
सब आँखों से इसकी आँखों में देखते हुए अकब में पहाड़ियों पर दूर दूर तक अंधेरा फैलता जा रहा था। ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ होने से मेरे माजी के ट्रामाज हील हो जाएंगे, या मैं ख़ुद को बदर की मुजरिम समझना छोड़ दूँगी, या बदर कभी बोलने लगेगा या हमारा खैमा इस दुनिया का सबसे परफेक्ट घर होगा। मुझे ये सब मालूम है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी एक इंसान पे मैं भरोसा करने की कोशिश कर सकती हूँ तो वो तुम हो, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि माहिर कभी अगर मेरा दिल भी दुखाएगा तो इस दिल को वापस जोड़ने की कोशिश भी करेगा। अगर कभी वो मुझसे हकीकत छुपाएगा तो मेरी हिफाजत करने के लिए। इसके साथ लगाया गया खैमा बेशक दुनिया का बेहतरीन खैमा नहीं होगा, लेकिन वह एक ऐसा इंसान होगा जो इज़्ज़त देना जानता है। खफा होगा तो भी इज़्ज़त देना नहीं छोड़ेगा, गुस्सा होगा तब भी हाथ नहीं उठाएगा, जाने या अनजाने में दिल दुखाएगा लेकिन फिर बात को क्लियर भी करेगा। तुम्हारे ऊपर मैं ज़िंदगी की हर चीज़ का भरोसा नहीं ला सकती, लेकिन इतना एतमाद मुझे तुम्हारे ऊपर है कि जो भी मसला रास्ते में आएगा तुम इसको हल करने की कोशिश करोगे और बिना बात किए जाने को छोड़ के नहीं जाओगे। क्या तुम भी मुझ पे इतना भरोसा कर सकते हो? माला की आवाज़ में तकान थी, जैसे एक लंबे सफ़र के बाद वो थक चुकी थी। इसको एहसास भी नहीं हुआ था और आंसू इसकी आंखों से बह के थोड़ी पर लड़क रहे थे। वो चंद हमें आज़र्दगी से इससे देखे गया। दांत से होंठ काटते हुए माहिर को एहसास नहीं हुआ कि निचले होंठ से खून रिसने लगा था। मैं जानता हूँ कोई इंसान किसी की हिफाजत नहीं कर सकता, ना इसके सारे मसले हल कर सकता है। अगर मैं तुम्हारे सारे मसले हल ना भी कर सका तभी मैं कोशिश करूँगा। मुझे तुम्हारे ऊपर मुकम्मल भरोसा नहीं है कि तुम आंधी के पहले झोंके पे जगह छोड़ के नहीं चली जाओगी, लेकिन मैं भरोसा करने की कोशिश कर सकता हूँ कि तुम फ़रार के बजाय मुझसे हमेशा बात करोगी और जो भी मसला होगा इसको मेरे सामने रखोगी। तुम हर मसले को अकेले हल करने की कोशिश नहीं करोगी, बल्कि मुझे वाकई में अपना साथी समझ के अपने मसले मेरे सामने रखोगी और हम कभी बात किए बिना जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। एक साथ खैमा लगाने का मतलब ये नहीं कि खैमे की ज़मीन में कोई कंकर कोई किरचियाँ हमें ज़ख्मी नहीं करेंगी, लेकिन कम से कम हम एक साथ होंगे। मैं तुम्हारे ऊपर ये भरोसा करने की कोशिश कर सकता हूँ अगर तुम हमें एक चांस दे सको। माला ने हथेली के पुछ से आंखें रगड़ी। इसके गाल और नाक सुर्ख हो चुके थे। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई, इस बात में सर हिलाया। मैं तुम्हें अपना जवाब बता चुकी हूँ। माहिर ने उंगली से अपने होंठ को छुआ, फिर पूरे को देखा तो इस पर खून लगा था। इसने हथेली के पुछ से होंठ रगड़ दिया। इसे लगा इसकी आंखों पर फिर नमी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कल से ही एक नई ज़िंदगी शुरू कर दें, ना ही मुझे किसी भी चीज़ की जल्दी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमने एक बहुत लंबा वक्त ज़ाया किया है अपनी अना में, जगह छोड़ के चले जाने वाली आदत में और दूसरे की बात ना सुनने की गलती करने में। जहाँ इतना वक्त ज़ाया कर दिया वहाँ थोड़ा सा वक्त और लगा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को एक साथ तामीर करें। मैं, तुम, बदर और हिलाल। माला ने गहरी सांस ली और गर्दन ऊपर नीचे हिलाई। मैं, तुम, बदर और हिलाल। फिर इसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी और इर्द गिर्द फैलता जामनी अंधेरा। हमें बहुत देर हो गई है, ये बातें हम शहर वापस जाकर भी तय कर सकते हैं, लेकिन बदर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो उठ खड़ी हुई। दूर नीचे फैली बस्ती की माचिस की डब्बियों जैसे घरों में धीरे धीरे रोशनियाँ जलने लगीं। एक मायूस सी शाम में उम्मीद के कमकमे जगमगाने लगे थे और इन दोनों मुसाफिरों को मिलाकर अपनी मंजिल की तरफ वापस जाना था। वो कार का दरवाज़ा खोल रही थी जब दूर कहीं फ़िज़ा में एक गनगनाहट सी गूंजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। माला ने चौंक के दाएं बाएं देखा, फिर माहिर को। वो खामोशी से अंदर बैठा रहा। क्या तुमने सुना? माहिर ने चौंक कैसे देखा। क्या? शायद इसे समझ में नहीं आया था। ये म्यूज़िक हैप्पी बर्थडे टू यू, ये मुझे बार बार सुनाई देता था। वो अब नागवारे से सीट बेल्ट खींच के बांध रही थी। आलियान, इट्स ओके, इग्नोर करो, वो कोई नहीं चाल चल रहा होगा। माहिर कार स्टार्ट कर रहा था। वो अलबत्ता गैर आरामदेह हो गई थी। म्यूज़िक अभी तक बज रहा था और बहुत से लोग कोर्स में गुनगुना रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़हीर की आवाज़ सबसे ऊंची थी। जिस वक्त माहिर फरीद की स्याह कार ऊंची नीची घाटियों वाली सड़क पर दौड़ती इस्तांबुल की जानिब बढ़ रही थी, इस वक्त शहर के वस्त में एक सड़क किनारे ऐसी एक स्याह कार खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा सूट में मलबूस शख्स एयरपोर्ट्स कान में लगाए सामने देखते हुए कह रहा था, वो अभी तक मेरी निगाह में है, कबीरा खानम। इस वक्त वो कहाँ है? अपने होटल रूम में किसी पेंडुलम की तरह दाएं बाएं टहलती कबीरा बेगम फ़ोन कान से लगाए बेकरारी से पूछ रही थी। ड्राइवर ने विंडो स्क्रीन के पार सड़क को देखा जो एक गली के दहाने पर मुड़ रही थी। यहाँ इक्का दुक्का ट्रैफिक की आमद थी। एक सुपरमार्केट खुली थी और गली अंदर मुड़ते हुए एक क्लब की तरफ जा रही थी जिसके बाहर मामूली सा रश था। ये तंगो तारीक मुतशब्बा किस्म की गलियों वाला नेबरहुड था जहाँ एक ट्रैश कैन के साथ सुनहरे बालों वाला आलियान खड़ा था। बाल हुड्डी में ढके हुए थे और इसकी कबीरा बेगम के ड्राइवर की जानिब पुश्त थी।
वो उलझे हुए अंदाज में बहस करने के अंदाज में सामने खड़े आदमी से कुछ कह रहा था। वो चंद बसें बदल के इस इलाके तक आया था। इसे किसी से मिलना था, शायद किसी से मिल रहा